हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स। आज 28 मई है। पिछले एक हफ्ते में कुछ इंपॉर्टेंट जो घटा, जो हमें जानना चाहिए, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे लोकस्ट का अटैक, आपको पता है क्या इम्पैक्ट है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट रहता है। राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्या रहती हैं, अर्बन मनरेगा की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, थोड़ा मेन्स ओरिएंटेड क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ठीक है, एंड देन रुपी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग शुरू हो गई है गिफ्ट IFSC में, इसको भी क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकस्ट अटैक, आपने पता है जैसे जो टिड्डी दल कहते हैं इसको ना, जो टिड्डी दल आता है पूरा, बहुत भयंकर एक स्वॉर्म रहता है, हजारों करोड़ों अरबों जो टिड्डे इकट्ठे होकर फसलों पर बैठते हैं। जहां भी बैठते हैं कहीं हरियाली दिखती है, सब कुछ चट, ठीक है, सब खा जाते हैं। तो अभी जैसे जो रीसेंट जो केसेस हुए हैं वो राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर अभी मीडियम साइज स्वॉर्म्स देखने को मिले। शहरों में भी देखने को मिले, वीडियोस आ रहे थे जैसे जयपुर वगैरह में, लेकिन ये बहुत मीडियम साइज्ड हैं। जितना बड़ा ये दल जो चला है जो अफ्रीका के हॉर्न से, लेकिन उतना बड़ा भी इंडिया नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ऑफिशियल्स अभी लार्जर स्वॉर्म्स के आने के इंतजार में है कि आएंगे तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों, ये कारण क्या है कि एकदम से कहां से टिड्डी दल आ गया, कहां छुपा बैठा था ये। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक मेजर रीजन है। क्लाइमेट चेंज जो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं बहुत एप्रोप्रिएट, कि जैसे ऐसे मौकों पर बारिश का होना, ऐसे मौकों पर मॉइस्चर का होना, जब इनके जो ब्रीडिंग का सीजन है और मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, इनको बहुत सही जो ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाते हैं, हरियाली मिल जाती है जब नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद कोविड ने कैसे ऐड किया इसमें, तो देखिए सबसे पहले जैसे जहां जहां से ये गुजरे, शुरुआत वैसे मानी जाती है इनकी सोमालिया का अपना, जैसे जाके चेक करेंगे अगर आप उसमें, तो सोमालिया के पंटलैंड इलाका जो है, जो टॉप में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, तो वहां पर उस इलाके से माना जाता है शुरू हुआ, जहां पे पूरा प्रोसेस। एंड वहां पे थोड़ा एक तो लॉलेसनेस है, ठीक है, एंड लॉलेसनेस के अलावा यहां पर अगर देखा जाए तो अभी कोविड के चलते वहां पर अभी स्प्रेइंग ऑपरेशन भी नहीं हो रहे, क्योंकि जो जनता है और इनफैक्ट जो सभी जो ये काम करने वाले लोग हैं सभी अनअवेलेबल हैं अभी। ठीक है, कि स्प्रेइंग ही नहीं हो सकती। जहां पे ये शुरू हो रहे हैं अगर वहीं पर ही खत्म कर दिए जाते तो खत्म हो जाते। ठीक है, ऐसा होता है हर बार। ठीक है, जैसे 2-3 इलाके हैं जहां पर डेजर्ट के इलाके में, जैसे भारत में भी 10% इलाका है जो शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया कहलाता है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, सोमालिया के पंटलैंड इलाका, आप इसको गूगल करिए, देखें एक बार इलाके को। अरेबिया का एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं, जहां पर बिल्कुल ही डेजर्ट बीहड़ है एकदम। और जैसे जो येमेन का इलाका जहां पे जंग चल रही है, वहां पर वैसे ही बहुत कम लोग होते हैं जो कि इसको जो टैकल करें, एंड क्योंकि वॉर थोड़ा रिडन एक कंट्री है, तो एंड अकॉर्डिंगली इसमें स्प्रेइंग ऑपरेशन नहीं हो पा रहे। उसके बाद जो साइक्लोन्स के चलते जो अनयूजुअल लेवल ऑफ रेनफॉल रहा, अरेबियन ओशन में साइक्लोन्स बने हुए हैं 2 पर्टिकुलर जगहों पर अभी जैसे दबाव बना हुआ है, एंड इसके कारण हो सकता है कि और बारिशें हो वहां पर एंड स्वॉर्म और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये जो एक तरह से बवंडर आ गया है लॉकस्ट का। ठीक है, ओके, अब इंडिया का केस देखें। इंडिया अब इस पूरे रीजन में देखें, इस पूरे रीजन में इंडिया सबसे बेहतरीन तरह से इक्विप्ड कंट्री है जो लोकस्ट स्वॉर्म को रोक सकता है। एंड इंडिया ने टास्क फोर्स बना दी है, जो स्टेट वाइज इंटर स्टेट कोऑपरेशन चल रहा है, एंड टास्क फोर्स को ड्रोन्स एंड एरोप्लेन्स वगैरह मिल गए हैं जो स्प्रेइंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इंडिया ने पेस्टिसाइड बहुत भारी मात्रा में पहले से ही तैयार रख दिया है। एंड देन उसके बाद जैसे कि आपको शायद आपने देखा भी हो कि इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स को लगा दिया गया है। ठीक है, ताकि जो इनको लोकस्ट स्वॉर्म पर स्प्रे किया जाए। एंड देन उसके बाद अभी इंडिया पाकिस्तान में अनपैरेलल्ड कोऑपरेशन चल रही है कि जो डेटा शेयर करने में, कि कौन सा जो स्वॉर्म कहां कैसे मूव कर रहा है। एंड देन दोस्तों, जो दुनिया के सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो चैलेंज आते जा रहे हैं, तो यहां पर देखें जो कोविड-19 में जो फोकस जो चल रहा है सभी का, तो इसी कारण लोकस्ट पर अटेंशन कम होता जा रहा है, क्योंकि उसको टैकल करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। देन FAO ने कहा कि $100 मिलियन आपको पेस्टिसाइड पर ही लगाने पड़ेंगे। अभी इसको अवेलेबल करवा पाना बहुत सी कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल है। एंड देन क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जा रही है, तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स देखने को मिल सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में। एंड उसके बाद जैसे जो इलाके हैं जैसे एम्प्टी क्वार्टर वगैरह, जैसे अरेबिया के, वहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड्स परफेक्ट बनते जा रहे हैं। बार-बार हमें हो सकता है लोकस्ट स्वॉर्म्स देखने पड़े आए दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। भारत का एग्रीकल्चर प्रभावित हो सकता है इससे। ओके, देन दोस्तों राइट्स एंटाइटलमेंट्स की बात करते हैं। ये क्या चीज़ रहती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने भी एक राइट्स इशू लाया था, और ये पहली बार एक डिफरेंट तरह से, नॉट दैट कि राइट्स इशू पहली बार आया, राइट्स इशू बहुत बार आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन राइट्स एंटाइटलमेंट या फिर जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लेकर आया वो पहली बार हुआ। यहाँ पर हुआ क्या कि डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के राइट्स एंटाइटलमेंट या राइट्स इशू जो लागू हो गया, लोगों को मिल गया। ठीक है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे, या फिर जो एक्सचेंज में जो फॉर्म भर के भेजना होता है, क्योंकि अभी कोविड के चलते नई तरह की सारी इनोवेशन हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो इसी कारण ये भी डीमैट तरह से पहले ही डायरेक्टली आपके खातों में आ गया। ओके,
अब यहाँ पर जैसे जो जो टेंशन क्या होती है, राइट्स एंटाइटलमेंट क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास किसी कंपनी का ऑलरेडी शेयर होता है तो उसके बाद कंपनी अगर नया मार्केट में शेयर लेके आती है तो जो कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक रेशो के हिसाब से आपको एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, तो जैसे मान लीजिए 200 के बदले 10 शेयर आप पक्का ले सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, और जो उसके एक्स्ट्रा आएंगे वो मार्केट में ओपन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से अब यहाँ पर ये जो एक स्टैंडर्ड सी जो बात की जा रही है कि अभी जो पहली बार इंडिया में जैसे क्या हुआ कि रिलायंस ने क्या किया, जो पूरा राइट्स प्रोसेस था, जैसे जो अदरवाइज आप फॉर्म भर के भेजते थे एक्सेट्रा, वो 55 से 58 डेज के आसपास था कि कब आपको जो फॉर्म जो इश्यूज आपको पता लगते थे कि आपको शेयर मिलने वाले और कब वो मार्केट में लिस्ट होते थे। अभी सेबी ने इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, राइट्स इशू को पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया, टाइमलाइन काफी कम हो गया, हाफ ही कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली 60 दिन से अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन पे ले आए हैं। एंड देन जो राइट्स एंटाइटलमेंट की अगर बात करें तो जो नए प्रोसेस में तो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, एंड उसके बाद जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट आरटीए कहा जाता है, जो भी आपको इशू करने वाला है उसको जो डीमैट अकाउंट में आपके डायरेक्टली कंपनी जो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं जो कि जिनको राइट्स इशू मिलना चाहिए उनको डायरेक्टली मिल जाता है। एंड इससे फायदे क्या होते हैं, देखो डायरेक्ट क्रेडिट होने से क्या होता है कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाती है, एंड देन पैरेलल आपको एक जो राइट्स इशू अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए राइट्स इशू, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके खाते में जो राइट्स इशू आया आप किसी और को भी बेच सकते हैं, जिसको भी जो कोई आपका मान लीजिए कोई और भाई बंधु दोस्त कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म पर जिसको राइट्स इशू जो लेने के लिए एंटाइटल्ड है उसको आप बेच सकते हैं। तो कैसे बेचेंगे आप, उसके लिए एक सेपरेट ISIN इशू किया जाता है जिसको यूनिक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, जो कि सिर्फ राइट्स इशू के लिए होता है। जैसे हर एक आप देखते हैं स्टॉक मार्केट में हर एक शेयर के साथ एक यूनिक सा नाम लिखा होता है, ठीक है, एक यूनिक सा उनको नेम दिया होता है जो शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ऐसे ही एक यूनिक ISIN मिलता है अगर आप राइट्स इशू को चाहते हैं प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज करना एक किसी दूसरे शेयर होल्डर के साथ जिसके पास राइट्स इशू है। ठीक है, तो इससे ट्रेडिंग काफी आसान हो जाती है, प्राइस डिस्कवरी और बेहतर हो जाती है। एंड देन इसीलिए ब्रॉडर बेनिफिट्स क्या आते हैं कि टाइमलाइन रिड्यूस हो गया हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी आई कि अगर मुझे राइट्स नहीं चाहिए तो मैं रिनंसिएट कर सकता हूं, मैं अपने राइट्स छोड़ सकता हूं, किसी और को बेच दूंगा, मैं किसी और को दे दूंगा, वो आप खरीद लीजिए। ठीक है, एंड देन इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स को और इजीली पार्टिसिपेट करने में जो आप हेल्प करता है राइट्स इश्यूज में। एंड देन उसके बाद अगर एडिशनल किसी को राइट्स जो शेयर चाहिए थोड़े रिलेटिवली क्योंकि सस्ते होते हैं ना ये, तो बाकियों से जो मार्केट में आएंगे उससे पहले सस्ते मिलते हैं आपको, क्योंकि आपका हक होता है, एक राइट होता है पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने के नाते, तो इसीलिए आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको मिल जाते हैं वो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेड हो रहे हैं। एंड इसीलिए आपको यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें तो ये एक्सचेंज के थ्रू प्राइस डिस्कवरी बेहतर होती जाती है, एंड और उसके कारण आपको पता लगता रहता है अगर मार्केट में शेयर आएगा तो किस दाम पे मिलने वाला है, कि लोग एक्साइटेड हैं भी हैं या नहीं, प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ कि डीमैट फॉर्म में राइट्स इश्यूज या एंटाइटलमेंट्स दिए गए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आ रही है, आपने बहुत सारे देखे जो लोग चलते जा रहे हैं सड़कों पर हमारे माइग्रेंट्स। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बात तो आपको मन में सवाल आता कि ये क्यों चल के जा रहे हैं, क्या शहरों में इनफ खाना नहीं है, इनके पास सेविंग्स नहीं है, क्या डर सता रहा है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, कि अब कैसा गुजारा होगा, क्या काम करेंगे। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए अगर आप पॉवर्टी लाइन के आसपास या फिर आप जो शहर जो आए सिर्फ इस कारण से थे क्योंकि इस कारण से आए थे क्योंकि आपको जॉब चाहिए, तो अब जॉब नहीं रही अगर, और जॉब को लेकर अनसर्टेनिटी है, 10,000 तरह की र्यूमर चल रही हैं, तो इस कारण से और मुश्किल हो जाता है शहरों में रहना। ठीक है, तो आपको लगता है कि गांव वापस चलें, क्योंकि गांव में गारंटीड वर्क मिल रहा है। कौन सा वर्क मिल रहा है, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा में आर क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है ना, तो रूरल एरियाज में आपको गारंटीड काम मिल रहा है, और सरकार ने उस पर स्पेंडिंग भी बढ़ा दी मनरेगा पर। उसके कारण क्या हुआ, जैसे कि अभी सोशल सेफ्टी बढ़ जाती है अगर आप गांव में रहते हैं। ठीक है, जो कि काफी उल्टा है, अगर इकोनॉमी बूम कर रही होती है तो इकोनॉमी बूम करते हुए शहर बहुत सेफ नजर आते हैं आपको, लेकिन अभी सब कुछ रुका हुआ शहरों में तो गांव सेफ नजर आ रहे हैं। मैं आपको सर्वे के बारे में बताऊंगा, जो एक सर्वे हुआ तो मनरेगा के चलते, उसके बाद पीएम किसान, तो रूरल पॉपुलेशन को थोड़ा एक फीलिंग है कि सोशल सेफ्टी एक नेट है जो कि अर्बन एरियाज में नजर नहीं आता। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, तो यहां पर आप देखिए जैसे अभी अर्बन एरियाज में से स्कीम है क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों जब इकोनॉमी जब बूम कर रही है तो ऑटोमेटिकली अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज। एंड देन उसके बाद इसे कंस्ट्रक्शन का बूम था। ठीक है, एंड इसके कारण जो वेजेस भी थोड़ा ऊपर चल रही थी, एंड कि अगर आपको अट्रैक्ट करना, अगर आपको लोगों को गांव से शहर में बुलाना है, कंस्ट्रक्शन की साइट्स पर काम करवाना है, तो आपको ज्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली तो कंस्ट्रक्शन बूम के चलते बहुत से लोग पहुंचे होते शहर में, जो कि रुक गया अभी लॉकडाउन में। एंड देन उसके बाद जो गिग इकोनॉमी काम करती है दोस्तों, गिग इकोनॉमी मतलब जैसे लेट्स से स्विगी में कोई जॉब मिल रही है, किसी को जोमेटो में जॉब मिल रही है ना, कोई अमेजॉन फ्लिपकार्ट, रुक गया।
काफ़ी कम हो गया, ठीक है। डिलीवरी हो रही है लेकिन जो रेड जोन एक्सेट्रा में बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इस कारण काम रुक गया। रैपिड अर्बनाइजेशन ऐसी जॉब्स, नई नई जॉब्स लेकर आती है, एंड इसके कारण क्या हुआ, जो लोग यहाँ शहरों में आए हुए थे अभी सस्टेनेंस करने मुश्किल हो गई है शहरों में, क्योंकि काम ही नहीं है एंड ऊपर से खर्चे लेकिन थोड़ा चलते जा रहे हैं, कॉन्स्टेंट लेट से किराया देना है और बिजली का बिल भरना है, तो जो कि गांव में थोड़ा बच जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बड़ा परिवार इकट्ठा रहता है। एंड उसके बाद अब यहाँ पे एक स्टडी है, NCAER की अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, हमारा नेशनल काउंसिल, तो उसने स्टडी की दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली के आसपास के गांव को कंपेयर किया। अर्बन पुअर नीड बेटर सेल्फ मेजर्स उसका नाम था। उसने हमें स्टडी ने बताया कि इम्बैलेंस है, जो वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम है रूरल और अर्बन इंडिया में, वहां पे इम्बैलेंस देखने को मिलता है कि ऐसे बराबरी नहीं है, कि दोनों जगह सेम लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी नहीं है। कैसे? वो कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में 52% लोगों को एक्स्ट्रा राशन मिला कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है, जब सब कुछ रुका हुआ है, खाने को नहीं मिलेगा, अगर ऐसे किसी को अगर चिंता सताती है, तो सर्वे भी बता रहा है कि ज्यादा मिला, ठीक है। नॉट दैट कि सिर्फ ह्यूमर है, ऐसा हुआ भी। एंड देन इसीलिए जो एग्जॉडस, मतलब मास लेवल पे लोग जो चले गए सिटीज को छोड़कर, इसीलिए क्यों था, क्योंकि अब उनको फूड ग्रेन से थोड़ा सा एश्योर्ड लग रहे थे गांव में पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो इसी कारण से अब जो इसके कारण हमें क्या बात एक और समझ आती है कि वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत जरूरी है इंप्लीमेंट करना, कि अगर आपका गांव का राशन कार्ड है तो शहर में भी खाना मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर अर्बन जॉब गारंटी प्रोग्राम जैसे मनरेगा टाइप है, जो कि डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है, जो डिमांड करेगा उसको 100 दिन का वहां पर आपको जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह से एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो जाएगी, चाहे आप गांव में है चाहे शहर में, आपको एक बेसिक इनकम, काम करते रहिए, थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए और आपको थोड़ी थोड़ी इनकम मिलती रहेगी, गुजारा चलता रहेगा, ठीक है। गेटिंग इट? तो ये एक मेंस का सवाल हमारे पास हो सकता है कि हमें होना चाहिए कि नहीं। हम थोड़ा यहाँ केस बिल्ड कर सकते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाती है अगर जो शहर हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाए तो, ठीक है। ओके, देन दोस्तों अब जो गिफ्ट IFSC जो हमारे पास इंटरनेशनल जो हमारे पास फाइनेंशियल एक सेंटर बनाया हमने, तो उसमें हमने रुपी डेरिवेटिव की बात भी की थी। अप्रैल में हमने एक डिस्कशन की थी काफ़ी एक्सटेंसिव, कि क्या रुपी डेरिवेटिव जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे हो रही है, हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। उसके कारण बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, हम उसको रोक भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे बाउंड्रीज में नहीं हो रही। लंदन में हो रही है, सिंगापुर में हो रही है, हांगकॉन्ग में हो रही है, दुबई में हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही रुपी की ट्रेडिंग। रुपी की ट्रेडिंग इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी हो, तो इसीलिए हमारे देश के 2 एक्सचेंजेस, एक तो IF है जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है IFSC में, और एक NSE को भी जिसको अलाउ किया गया, मैंने पहले बात भी की थी, उसने दोनों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी है कहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज सेटल्ड रुपी डेरिवेटिव की। दोस्तों मैं इसको बताऊंगा आपको कि होता भी क्या है ये, ठीक है। अभी ये क्यों किया जा रहा है, RBI ने कहा था जैसे कि हम चाहते हैं कि जो एक्सटर्नली हमारे देश की बाउंड्रीज की बियॉन्ड जो रुपी की ट्रेडिंग होती है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में ही हो। उसके कारण है ना, कुछ रीजन है एग्जिस्ट करता है कि बाहर ट्रेडिंग क्यों होती है, ठीक है। तो अब RBI चाह रहा है कि हम वो सभी जो दिक्कतें आपको इंडिया में फेस होती है हम हटा देंगे, आइए इंडिया में ट्रेड कीजिए, इंडिया में ही रुपी को ट्रेड कीजिए। इसलिए जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है वहां पे गिफ्ट सिटी में रुपी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन जो पार्टिसिपेट कर सकता है, FPIs हैं, इंडियन कंपनीज भी हैं, IBUs कहते हैं, IFSC बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है। देन जो बहुत से ट्रेडर्स, ग्लोबल बैंक्स, कस्टोडियंस, ग्लोबल बैंक्स लेकिन हम देखेंगे सिर्फ इंडियन जो उनकी यूनिट्स हैं वही कर सकती हैं, इंटरनेशनल बैंक्स नहीं कर सकते, NRIs भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्टली जो अपने जो प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने रुपी कॉन्ट्रैक्ट्स को हेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो अभी इंटरनेशनल जाना पड़ता था अब इंडिया में हो सकता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अब ये भी एक और दो तीन इंपॉर्टेंट बातें थोड़े प्री के पर्सपेक्टिव से, कि जो IFSC पे अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे नहीं लगता, फिलहाल एग्जाम्प्ट है, और टैक्सेस और स्टैम्प ड्यूटी पे भी एग्जाम्पशन है, ताकि थोड़ा ल्यूक्रेटिव बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म हमारा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें काफी ज्यादा बेहतर है, कंपेटिटिव है और टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे अभी ट्रेड क्या करेंगे, NDFs कहते हैं इनको, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या, ये कैश सेटल्ड ही रहते हैं, हमने पहले बात की थी, मैं इसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि एज सच हमें डिलीवर नहीं करने होते, जहां पर, ठीक है, जहां पर जो ट्रांजैक्शन की जो अंत की डेट आती है, जब भी एग्जीक्यूट करने की डेट होती है, लास्ट डिलीवरी की डेट होती है, उस दिन जो भी प्राइस डिफरेंस होगा अकॉर्डिंगली प्राइस जो डिफरेंस सेटल कर लेते हैं काउंटर पार्टीज। ऑलराइट, जो स्पॉट प्राइस में और जो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में डिफरेंस रहता है उसको सेटल कर लेते हैं। ऑनशोर ऑफशोर में डिस्कशन की थी, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने अप्रैल में बात की थी, लेकिन सिंस न्यूज में है तो रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो विद इन द शोर्स, जैसे अब देखिए जो भी करेंसी, जैसे किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो रही है, जब हमारे किसी भी फॉरेन करेंसी के रिलेटेड अगर हमारे शोर
शोर्स पे हो रही है तो उसको हमारे ऑन शोर कहते हैं, अगर इंडिया के शोर के बियॉन्ड हो रही है तो ऑफ शोर कहते हैं। देखिए अब ऑन शोर होगी हमारे, जब हमारी बाउंड्री में होगी, अगर लेट्स से मुंबई में या गुजरात में गिफ्ट सिटी में होगी तो आरबीआई और सेबी वहां पे रेगुलेशन लगाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी रोक सकते हैं। लेकिन जब ऑफ शोर या किसी और न्यूट्रल कंट्री में, इंडिया के बियॉन्ड मान लीजिए हमारे जैसे रूपी के केस में हमारा इंडिया ही ऑन शोर कहलाएगा, लेकिन जब रूपी की ट्रेडिंग बाहर हो रही है जैसे दुबई में, सिंगापुर, लंदन में हो रही है तो उसको ऑफशोर कहा जाता है। उस पर्टिकुलर जगह पे अब आरबीआई और सेबी के हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे इसलिए परव्यू के बियॉन्ड हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहां वापस लेकर आए इसको, क्योंकि अब लोग वहां जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वहां पे रेगुलेशन कम है, कॉस्ट काफी कम है ट्रेडिंग करने की, यहाँ पे कॉस्ट बहुत चुकानी पड़ती है, बहुत तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, तो सरकार ने इसलिए इसको लुक्रेटिव बनाने की कोशिश की है, इसको ग्लिचेस को हटाने की कोशिश की है। इसलिए अब यहाँ पर जो उषा थोराट जो टास्क फोर्स थी उसने भी कहा था कि जो ऑन शोर जो एक्सचेंज जो ट्रेडिंग हो तो हमारा देश में थोड़ी वॉलेटिलिटी को, हम रुपी की वॉलेटिलिटी को रोक सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा रुपी वॉलेटाइल हुआ था अभी रिसेंट लास्ट कुछ सालों में देखें तो। एंड देन आरबीआई अटेम्प्ट कर रहे हैं कि रुपी की वैल्यू बैक टू इंडिया लेकर आए, कि रुपी इंडिया में ही ट्रेड हो, इंडिया ही इसको जो इंडियन जो एजेंट्स या इंडियन ही ट्रेडिंग कम्युनिटी या जो भी चाहते हैं इंडिया में आके ट्रेड करें। तो इसीलिए जो इसमें जो शुरुआत की गई थी कि एक्सचेंज पे जो ट्रेड किया जाए रुपी डेरिवेटिव वो शुरू हो चुका है आईएफएससी में, एंड इंटरनेशनल जो बैंक्स वगैरह को अलाउ किया जाए वो भी इन प्रोसेस है, ठीक है, ओके। तो अगर फॉरेन ब्रांचेस की बात करें, अगर फॉरेन ब्रांचेस की अगर इंडियन यूनिट्स हैं तो वो ट्रेड कर सकती हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनल जो डायरेक्टली एज सच नहीं कर पाते अभी। लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ कंसर्न्स हैं, लिक्विडिटी कंसर्न है, जैसे कि अभी इतना ईजी नहीं है, अगर मैंने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लिया तो उसको बेचना इतना अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स नहीं है, ठीक है, अभी बहुत सारे सेलर्स नहीं है, बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं। जब पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे तभी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, तभी प्राइस डिस्कवरी बेटर हो जाएगी। इसीलिए सरकार को अभी एफपीआईज को और बाकी जो अगर जो एनआरआईज एक्सेट्रा जो भी मतलब वाइडर पूल को अलाउ करना पड़ेगा, एचएनआईज को अलाउ करना पड़ेगा, एंड इवन फॉरेन बैंक्स को अलाउ करना पड़ेगा, ताकि वो डायरेक्टली इंडिया में आए, बिना अपनी यूनिट खोले यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड करें। एंड इसीलिए जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, उसको थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। अगर ये सब कर पाए डेफिनेटली हमारा जो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया अगर हमने, तो उसको यूज भी कर पाएंगे हम, ठीक है, हमारे देश में ट्रेडिंग होगी हमारे रुपी के कॉन्ट्रैक्ट्स की। ऑलराइट दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें थी जो मुझे लगा था आपसे डिस्कस कर लेनी चाहिए। लेक्चर का खात्मा हो चुका है दोस्तों, मार्केटिंग की शुरुआत है 2021 के कोर्सेज की, टाइमलाइन की हम जैसे बात कर रहे हैं कब से, कि आपको समझाना जरूरी है कि हम इनिशियली ओरिएंटेशन लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि कैसे शुरुआत की जाए, क्योंकि अच्छी शुरुआत सबसे अच्छी शुरुआत जो आपका आधी बैटल जिता देगी आपको। 25 मई से हमारा पीसीएम कोर्स शुरू हो गया, एंड देन आगे बढ़ेंगे तो हम प्री की टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे अपने कोर्स में, हमारे पीसीएम कोर्स में, एंड देन हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। आंसर राइटिंग कब शुरू करते हैं, जब थोड़ा हमारे पास कंटेंट आ जाता है, एंड विद टाइम हम जैसे आंसर राइटिंग करते करते मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और अंत में पहुंच के 22 फरवरी के आसपास, फरवरी में अकॉर्डिंगली हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे प्रीलिम्स का, ठीक है दोस्तों, ताकि हम अच्छा एक अटेम्प्ट दे पाए प्रीलिम्स के लिए। एंड उसके बाद हमारे लिए इसी के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं पीसीएम के, और चाहे वो इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं, एंड ये सभी कुछ हमारे जो पीसीएम के कोर्सेज के साथ एसए का अगर इवैल्यूएशन, एसए की क्लासेस अवेलेबल है दोस्तों पीसीएम में, लेकिन इवैल्यूएशन अलग हो, आपको जो कोर्स देना पड़ेगा। ऑप्शनल बैचेस में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी दोनों में ही कंटेंट भी है, इवैल्यूएशन भी है, एंड देन कॉम्बिनेशंस में आप थोड़े 4 पैसे एक्स्ट्रा बचा लेते हैं, क्योंकि जो आप कोर्सेज जब कंबाइन करते हैं डिस्काउंट्स और लग जाते हैं। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल, और इसी के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, sleepyclasses.com पे जाकर टारगेट 2021 में आपको इजीली सब कुछ लाइन से लगा हुआ ढूंढना नहीं पड़ता, तो ठीक है, आपको जो कोर्स चाहिए आप परचेज कर सकते हैं। अगर 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज भी है एंड क्रैश कोर्स भी है, सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, सभी कुछ हमारी वेबसाइट पर sleepyclasses.com पर अवेलेबल, ठीक है दोस्तों। बाकी प्री क्योर प्री में सभी का फायदा उठाइए, जीएस इतना सारा एक्सटेंसिवली कवर्ड है, अगर यूट्यूब पे आप चाहते हैं कवर करना तो। बाकी जो यूट्यूब के प्रोग्राम में और पेड प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है, आंसर राइटिंग नहीं होती यूट्यूब पे, जैसे टेस्ट सीरीज नहीं होती यूट्यूब पे, एंड कंटेंट के साथ अपग्रेड करते रहते हैं हम, ठीक है। जो हमारा यूट्यूब और जो हमारा पेड मॉड्यूल है, पेड मॉड्यूल में हम कंटेंट को रैपिडली अपग्रेड करते रहते हैं, ताकि आप देखिए प्री क्योर में देख रहे हैं आप खुद को अपग्रेड आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हम थोड़ा साथ साथ में जो टॉपिक वाइज लगाते जा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज तो है ही, इन सभी के जो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं हमारे, जो जितने भी फ्री इनिशिएटिव्स हैं हमारे यूट्यूब के, कहाँ पर, हमारे चैनल पर डाउनलोड्स में एंड टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते रहते हैं। ऑलराइट दोस्तों, बस बाकी ये कुछ छोटे छोटे हमारे करंट अफेयर से कवर करते रहिए। प्री और मेंस की तैयारी दोस्तों ऐसी ही होती है, छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो एंड बड़े बड़े वो स्टेप्स बन जाएंगे मानवता के लिए, चलो हमारे लिए तो बन ही जाएंगे, रैंक आ सकता है हमारा। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर्स में, बाय बाय, टेक केयर।